कोशिकाएं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, है ना। और हम लोगों को पता है कि जितने भी सारे सजीव होते हैं, चाहे वो आपके पौधे हों, चाहे आपके जंतु हों, वो सभी के सभी जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिका जो होता है, कोशिका की जो परिभाषा है वो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका जो होती है ना, वो जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। और यही जब आपस में मिलती हैं, यानी कि जब कोशिकाएं आपस में मिल करके समूह बनाती हैं ना, तो इसी को तो हम लोग उत्तक कहते हैं, है ना। और उत्तक की परिभाषा क्या होती है? उत्तक जो होता है ना, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य क्या होते हैं? समान तथा असमान होते हैं। तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पौधों में अलग अलग प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं। जैसे पहले आपके हो गए विभोज्यतकी उत्तक, है ना, कि जब वो कोशिका का विभाजन होते रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंग्रेजी में। यानी कि पौधों में पाए जाने वाली वैसी कोशिकाएं जिसमें लगातार वृद्धि होती रहती हैं, तो वैसी कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विभोज्यतकी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभोज्यतकी उत्तक। इसको अंग्रेजी में मेरिस्टेम कहते हैं। और एक होता है क्या आपका? परमानेंट, यानी जिसको बोलते हैं अस्थाई, है ना। अब देखिए, अस्थाई को ही हम लोग दो भाग में बांटे हैं। अस्थाई उत्तक जो होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल अस्थाई उत्तक। क्या होता है? सरल अस्थाई उत्तक होता है। और जो आपका दूसरा है ना, वो क्या है? जटिल अस्थाई उत्तक। तो अस्थाई उत्तक माने क्या? वैसे कोशिकाएं या वैसे उत्तक जिसमें हमेशा विभाजन नहीं होता है, वो परमानेंट टिश्यू होता है ना। तो जब यही उत्तक जो है ना एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बनेंगे, तो उसको बोलेंगे सरल अस्थाई उत्तक। यानी सरल अस्थाई उत्तक जो है ना, वो अस्थाई उत्तक का ही प्रकार होता है, जो आपके एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं जटिल की, तो जटिल में आपके क्या क्या हैं? वैसे उत्तक, यानी वैसे अस्थाई उत्तक जिसका निर्माण क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका से होता है, उसको क्या कहते हैं? जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। तो सरल अस्थाई उत्तक में कितने उत्तक? 3 उत्तक होते हैं। पहला होता है आपका पेरेनकाइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है ना। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल अस्थाई उत्तक में 2 उत्तक हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका संवहन करता है? जल का। और फ्लोएम किसका संवहन करता है? भोज्य पदार्थों का, है ना। अब देखिए, जाइलम जो होता है कितने अवयव से मिलकर के बने होते हैं? तो 4 अवयव से। कौन कौन भाई? तो जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम वेजल है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेनकाइमा है। उसी तरह से फ्लोएम भी आपके 4 अवयव से मिलकर के बने होते हैं। आपके जो हैं सीब सेल्स हैं, दूसरा आपके क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं, उसके बाद फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेनकाइमा है। तो आपके जाइलम जो होते हैं पौधों में जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्लोएम जो होता है वो आपके भोजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो ये आपके पौधों में पाए जाने वाले उत्तक हो गए। अब हम लोग दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं? आपके रुधिर है ना, जिसको बोलते हैं खून, रक्त लिखता है किताब आपका। तो रक्त जो होता है ना, यह भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, संयोजी उत्तक बोलते हैं। तो यानी कि ये हमारे जो रक्त होते हैं ना, हमारे शरीर में जो रक्त होता है, ये वैन में, आर्टरीज में, यानी कि शिरा धमनी में बहता है। तो बहने वाला होता है ना, यानी फ्लूइडिटी का गुण रखता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक। यानी रक्त को हम लोग तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। तो तरल मन क्या होता है? द्रव की अवस्था, फ्लूइड अवस्था है ना। कनेक्टिव मन होता है जोड़ने वाला, यानी 2 अंगों को आपस में
जोड़ करके रखता है। तो रक्त हो गए आपके तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त के क्या क्या काम हैं? तो पहला काम में हम लोग समझेंगे कि रक्त का काम होता है क्या करना? ऑक्सीजन का संवहन करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जाना। उसके बाद रक्त का काम होता है भोज्य पदार्थों को, यानी न्यूट्रिएंट्स को जो है ना, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। और हार्मोन्स भी ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो हार्मोन्स में भी जो है यह कारगर होते हैं। तो पोषण यानी भोजन लेके जाता है, ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, और साथ साथ हार्मोन्स। तो यहाँ पर दो अंगों को जोड़ने का काम करता है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? तरल यानी फ्लूइडिटी का गुण मिलेगा, यानी बहने वाला गुण है ना इसमें। तो संयोजी मन जोड़ने वाला, तो इसलिए बोले रक्त को तरल संयोजी ऊतक। अब हम लोग दूसरे मुद्दे पर आते हैं। तो अब देखिए, हमारा शरीर है और हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार के तंत्र लगे हुए हैं। जैसे हमारा शरीर जो होता है अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं। जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी पाचन तंत्र है। दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र है। फिर आ जाते हैं हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र है। आर्टरी सिस्टम है, वेनल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपके प्रजनन तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशियां तंत्र हैं, स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपके कंकाल तंत्र है, न्यूरल सिस्टम है। तो ये सभी के सभी जो है, यानी हीमल सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी परिवहन तंत्र है, ये सभी आपस में मिलजुल करके जो है तालमेल बना करके हमारे शरीर को जो है क्या करता है? संतुलित करके रखता है, मेंटेनेंस करके रखता है। तो हमारे शरीर में जो है ना एक विशेष प्रकार के तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में जो है ना अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां और उनके द्वारा अलग अलग काम होते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले स्राव होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ना, यह कैसी होती हैं? डक्टलेस होती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ऐसी ग्रंथियों के नाम बताएं जो नलिका विहीन होती हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ना, वो कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। और दूसरी प्रकार की ग्रंथियां क्या हो जिसमें नलिका होगा? जैसे मेमरी ग्लैंड्स होता है, यानी स्तन ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। तो ये सब के सब जो है वो नलिका रखती हैं। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि। और एक और ग्रंथि है मिश्रित प्रकार की ग्रंथि, यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें आपका क्या आता है? अग्नाशय है, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, है ना। तो शरीर में हो गए आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ हो गई। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो हमारा शरीर जो होता है ना, ये अलग अलग भाग में बटा गया है। जैसे पहला है हेड रीजन, नेक रीजन है, थोरेसिस रीजन है, स्टोमैक रीजन है और पेल्विक रीजन है। तो इस तरह से शरीर का जो है स्ट्रक्चर है हम लोगों का। तो हेड रीजन में जैसे आते हैं ना, सिर वाले पोर्शंस में हम लोग का पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें पहला है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा ये बात, और बहुत बार पूछा भी गया है कि मनुष्य के शरीर में जो है कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताएं। तो उसी चीज़ को आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि हमारे शरीर में सिर वाले पोर्शंस में पहला हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और उसके बाद है पीनियल ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं तीसरा आंख, जीवों का तीसरा आंख, है ना।
थर्ड आई ऑफ द एनिमल्स कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो होता है शरीर के नियंत्रण तापमान के लिए जो है होता है। दूसरा होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्रंथि जो होती हैं वो क्या होती हैं, थर्ड आई ऑफ द एनिमल्स होता है, तीसरा आंख होता है। तो ये आपके सिर में लगे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक रीजन्स में। यहाँ पर जो है आपका थायरॉइड्स, पाराथायरॉइड्स है, जिसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स आता है और इसके इम्बैलेंसिंग के कारण यानी कि असंतुलन के कारण जो है ना घेंघा रोग हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, फूल जाता है गला, है ना, इस तरह से। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर थोरेसिस रीजन में, चेस्ट रीजन में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है थाइमस ग्रंथि होता है। क्या होता है, थाइमस ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप किसी भी पैथोजन से लड़ सकें। इसीलिए बच्चे लोग को आप लोग देखिएगा कि बुखार में भी एकदम चलते रहता है ना, तो उसमें क्या रहता है, थाइमस ग्लैंड्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, और जैसे जैसे वह वयस्क चलता जाता है, होता जाता है, थाइमस ग्लैंड छोटा होता चला जाता है। तो ये हो गया आपके थाइमस ग्लैंड। जैसे हम लोग एब्डोमेन यानी कि पेट वाले रीजन्स में आते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आपका पैनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय से जो है ना आपके इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी डायबिटीज़ होते हैं। और याद रखिएगा, अग्नाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। और एक और नाम है लक्षद्वीप की कूपिकाएँ कहते हैं, ठीक है। और इसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। तो अगला एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हो गया आपका, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अब हम लोग आ जाते हैं किडनी के जस्ट ऊपर जो होता है वो होता है एड्रीनल ग्रंथि। क्या होता है, एड्रीनल ग्रंथि किडनी के जस्ट ऊपर होता है। तो उसमें आपका जो है एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। तो ये हो गए आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और भी बहुत सारे, जैसे कि मनुष्य के पुरुषों में होता है वृषण, है ना, जिसको बोलते हैं टेस्टिस कहते हैं। और ये भी जो है हार्मोन्स निकालते हैं, जिसमें आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है। और स्त्रियों के शरीर में पाया जाता है आपके ओवेरी, जो अंड बनाते हैं यानी कि एग्स का प्रोडक्शंस करते हैं, अंडाणु कोशिकाएं बनाती हैं और हार्मोन्स भी रिलीज़ करती हैं, जैसे आपके एस्ट्रोजन्स हैं और प्रोजेस्टेरोन है ना। तो ये भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में ही रखे गए, क्योंकि ये भी हार्मोन्स बनाते हैं। और एक आपके हो गए अपरा, है ना, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे क्या होता है, मनुष्य में जब किसी बच्चे का जन्म होता है यानी कि स्तनधारियों के कंडीशंस में, तो उनके जो पेट में जो बच्चे पलते हैं ना, वह एक डोरी की मदद से जुड़े हुए रहते हैं ना। जैसे कि आपने देखा होगा गाय के बच्चे या बकरी के बच्चे इस दुनिया में आते हैं, या साथ साथ मनुष्य के बच्चे इस दुनिया में आते हैं ना, तो एक डोरी के साथ, माँ के साथ बंधे रहते हैं। जो वो डोरी नुमा संरचना होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में उसको प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे में पोषण होता है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। यानी कि बच्चों में जितनी भी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो आपके इसी अपरा के द्वारा होती हैं। और ये भी हार्मोन्स बनाती हैं, जैसे आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होते हैं और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं। इसीलिए हम लोग इस अपरा को भी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। जैसे सिर में आपका क्या क्या हुआ, हाइपोथैलेमस हैं, आप रिवाइज भी कर सकते हैं मेरे साथ। हाइपोथैलेमस हैं, दूसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि हैं, तीसरा क्या है, पीनियल ग्रंथि हैं, उसके बाद क्या है, थायरॉइड, पाराथायरॉइड, है ना। उसके बाद क्या है, थाइमस ग्रंथि है। जैसे उधर में आते हैं, क्या होता है, अग्नाशय है, उसके बाद एड्रीनल है, वृषण है, अंडाशय है और अपरा है। ये सब के सब क्या हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मुद्दा चेंज करते हैं, मनुष्य में पाचन तंत्र की, किसकी,
पाचन तंत्र की, और इस पर हम लोगों ने जो है कंप्लीट चर्चा भी करा हुआ है। और आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए या एनिमेशंस वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग सिस्टम पर जो है एनिमेटेड वीडियो मिल जाएंगे, यानी चलता फिरता वीडियो है ना। तो मनुष्य के पाचन तंत्र पर हम लोग कंप्लीट चर्चा करे हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन होता है।